आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी, उसका जो शब्द है हिंदी, वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है और ये हिंदी शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई? वो है सिंधु शब्द से। अब ये सिंधु शब्द कैसे आया? ये हमारा भारत है और भारत के अंदर एक सिंधु नदी बहती है। इस ओर के लोग, भारत में रहने वाले लोगों को सिंधु बोलते थे कि सिंध नदी के इस ओर कौन रहते हैं? सिंधु। फिर कहते हैं हिंदू, फिर कहते हैं हिंदू रहते हैं। उसके बाद इनकी भाषा क्या है? हिंद है। फिर क्या बना? हिंदी। इस तरह से उनका मानना था कि सिंधु नदी के उस ओर जो हिंदू रहते हैं उनकी भाषा क्या है? हिंदी है। वैसे हमने हिंदी भाषा का उद्भव पढ़ा कि किस तरह से हिंदी का विकास हुआ, तो हिंदी मूलतः संस्कृत से निकली हुई मानी गई है। जो हमने उसका विकास पढ़ा था कि वैदिक संस्कृत से पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद में लौकिक संस्कृत बनी, उसके बाद में प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत भाषा से पाली बनी, पाली से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से जो हमारी हिंदी है उसका विकास हुआ। इस प्रकार जो उसकी समय सीमा है वैदिक संस्कृत, उसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर लौकिक संस्कृत है जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक प्राकृत भाषा है। उसके बाद में 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक पाली भाषा है। उसके बाद में अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास और 1000 ईस्वी के बाद में हिंदी का विकास माना जाता है। इस प्रकार जो संस्कृत भाषा है वो हिंदी की जननी मानी जाती है। अब देखिए आगे का जो हिंदी का विकास हुआ अब तक, उसको धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा काल को 1000 ईस्वी से अब तक आगे जो काल है उसको 3 भागों में बांटा है। उनको भी इस काल को इसने प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल 3 कालों में बांटा है। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक और 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है वो 1800 ईस्वी से अब तक। प्राचीन काल जो है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, इस काल की जो भाषा है वो अवहट भाषा मानी गई है। अवहट भाषा यानी कि जो अपभ्रंश भाषा है उसके साथ साथ में हिंदी का विकास हुआ। अब हिंदी डायरेक्ट हिंदी तो नहीं आती, क्योंकि अपभ्रंश से धीरे धीरे अपना विकास है वो कम करती जाती है, तो हिंदी में नए नए शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो अपभ्रंश का प्रयोग इस काल में खूब हुआ था और अब अवहट का प्रयोग जो कि अपभ्रंश प्लस हिंदी थी। देखिए अवहट भाषा में रचित प्रमुख जो कवि है और उनकी रचनाएं हैं, जैसे अब्दुल रहमान का संदेश राशक लिखा गया है वो अवहट भाषा में। विद्यापति का कीर्तिलता कीर्तिपता का रचना है वो अवहट भाषा का प्रयोग है उसमें। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर लिखा गया है जो कि अवहट भाषा में, और दामोदर पंडित उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि अवहट भाषा में लिखा गया। अब देखिए अवहट भाषा है जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, इस काल की जो अवहट भाषा को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। जैसे प्राकृत भाषा कहा, प्राकृत भाषकाल कहा इस भाषा को, अवहट को, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अवहट को पुरानी हिंदी कहा, उनका नाम है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। और देसिल बनिया अवहट को कहा, उनका नाम है विद्यापति। यानी विद्यापति ने देसिल बनिया कहा अवहट को, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा अवहट को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवहट को प्राकृत भाष कहा। देखिए इस जो अवहट काल था उसमें ब्रज भाषा धीरे धीरे विकास होने लगी। उसके बाद अवधी भी और खड़ी बोली, इन तीनों भाषाओं का थोड़ा थोड़ा विकास हो रहा था। और ब्रज भाषा में प्रद्युम्न चरित लिखा गया, और चंदायन जिसकी भाषा अवधी है वो 1379 में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई। उसके बाद में खड़ी बोली के प्रमुख कवि है जो इस समय थे अमीर खुसरो, गोरखनाथ, नामदेव, रामानंद और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद में बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में देखिए जिसकी समय सीमा है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। इस काल में 3 रूप या 3 जो भाषा है उसके 3 रूप निखर कर सामने आए हैं। उसमें है ब्रज भाषा, फिर है अवधी भाषा और तीसरी है खड़ी बोली। तो देखिए उसमें ब्रज भाषा 1500 ईस्वी के लगभग आई। तो प्रारंभ में ब्रज भाषा अष्टछाप जो कवि थे, कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा इसका विकास किया गया। उसके बाद में रीतिकाल में भी, जिसमें केशव, बिहारी, देव, भिखारी दास, इनके द्वारा इस भाषा को काव्य भाषा के रूप में लिखा गया। उसके बाद में बात करते हैं कि इसी में 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक
अवधी भाषा का विकास हुआ और अवधी भाषा को प्रारंभ में सूफी कवियों द्वारा विकास किया गया। उसके बाद में तुलसीदास द्वारा भी इस भाषा में कुछ रचनाएं लिखी गई, जैसे रामचरितमानस है जो उस समय की सुप्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई। ऐसे तो तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी विनयावली, कवितावली ऐसे बहुत सारी रचनाएं लिखी है और उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इसके अलावा जितने भी सूफी कवि हुए उनकी भाषा भी क्या है, अवधी भाषा है। जैसे कुतुबन है, उन्होंने मृगावती लिखा। मंजन है, उन्होंने मधुमालती लिखा 1545 में। जायसी ने लिखा पद्मावत जो 1540 और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 1574। उसके बाद में खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली प्रारंभ में संत कवियों द्वारा विकसित की गई। संत कवि थे, उनके द्वारा खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया गया। लेकिन प्रारंभ का जो पहला कवि है खड़ी बोली का, वो है गंग कवि और उसने एक रचना है उनका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। उसके बाद रहीम द्वारा मदनाष्टक लिखा गया खड़ी बोली में। राम प्रसाद निरंजनी जिनका भाषा योग वशिष्ठ बहुत बार प्रश्न होता है, ये खड़ी बोली की सुप्रसिद्ध रचना है। प्रारंभ की भाषा योग वशिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया। उसके बाद में जटमल गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा खड़ी बोली में रचित। उसके बाद में बात करते हैं आधुनिक काल की भाषा। आधुनिक काल है, उसकी सीमा है 1800 ईस्वी से अब तक। इसमें क्या है कि भारतेंदु युग, उससे पहले का युग, क्योंकि भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में, तो इससे पहले यानी 1850 से पहले की बात है। 1800 से 1850 के मध्य जो भारतेंदु पूर्व युग है, इसमें खड़ी बोली का विकास अधिक हुआ और इस खड़ी बोली के प्रमुख कवि हैं सदा सुखलाल नियाज यानी सुख सागर, उन्होंने लिखा इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल द्वारा प्रेम सागर। ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम खड़ी बोली का पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है, वह प्रेम सागर लल्लू लाल द्वारा रचित। उसके बाद में सदल मिश्र नासिक केतोपाख्यान जो रचना है वो सदल मिश्र की है। और इस युग में भारतेंदु पूर्व युग में शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के गंवारूपन को दूर करने का प्रयास किया था। उसके बाद में आता है भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी के मध्य। इस युग में हिंदी नई चाल में ढली और गद्य में पूर्ण रूप से खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। देखिए गद्य में अब क्या हुआ, पहले ब्रज भाषा, उसके बाद में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग गद्य में हो रहा है और द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 है, इसमें गद्य और पद्य दोनों में काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। और उसके बाद में आता है छायावादी युग जिसकी समय सीमा है 1920 से 1936 और खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें खड़ी बोली की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई, इसलिए छायावादी युग को हिंदी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से युग को? छायावादी युग को। उसके बाद में आता है छायावादोत्तर युग। इसमें 1936 के बाद में और उसके बाद आगे के तार सप्तक में, आगे ने तार सप्तक का विकास किया, 4 उनके तार सप्तक थे। और इसके बाद में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता में भी खड़ी बोली का विकास हुआ। उसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां। ये आपको याद रखनी है, 5 उपभाषाएं कौन सी है और उनकी 17 बोलियां भी कौन सी है, और बोलियों का क्षेत्र भी पूछते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको आपको हमेशा के लिए कंठस्थ करना है। देखिए इसमें जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 जो बोलियां हैं उसको आपको याद करना है। जैसे खड़ी बोली जिसका अन्य नाम कोरबी भी है, और ये दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, यानी उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है खड़ी बोली, और खड़ी बोली जिसका अन्य नाम है कोरबी। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणवी बोली जिसका अन्य नाम बागरू बोली भी है और जाटू बोली भी है, ये हरियाणा में होगी। उसके बाद में ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा जिसका अन्य नाम है अंतर्वेदी, जो कि ब्रज भाषा का मूल जो क्षेत्र है वो है अलीगढ़ यूपी के अंदर। उसके बाद में आपको ये 2 याद रखनी है, बुंदेली और कन्नौजी। यानी कन्नौजी है वो भी इटावा कानपुर यानी यूपी के अंदर बोली जाती है, और बुंदेली है वो झांसी और सागर यूपी के अंदर है, यानी ये दोनों यूपी के अंदर ही है, बुंदेली और कन्नौजी।
लेकिन आपको पश्चिमी हिंदी याद करो, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगी कि पश्चिमी हिंदी की निम्न में से कौन सी बोली नहीं है, तो आपको खड़ी बोली याद हो जाएगा, हरियाणवी याद हो जाएगा, ब्रज भाषा याद हो जाएगा, लेकिन आप कनौजी में थोड़ा कंफ्यूज करोगे, ये कनौजी कहाँ थी। तो इसको याद कर लेना, बुंदेली और कनौजी भी क्या है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं। उसके बाद में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी है, ये तो था पश्चिमी हिंदी, क्योंकि भारत का ऐसे नक्शा है तो उसके अंदर इस साइड की जो भाषा है वो तो है पश्चिमी हिंदी। अब ये है पूर्वी हिंदी इस क्षेत्र का, यानी इससे इधर वाला पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में देखिए आपको याद रखना है ए बे शे दे होता है वैसे तो, लेकिन इसमें ए बे और छः याद करना है, यानी अवधी, फिर बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी में जो प्रमुख बोलियां हैं उसमें हैं बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अवधी भाषा है, उसका अन्य नाम है बेशवाड़ी, ये लखनऊ और इलाहाबाद के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के अंदर, बघेली यूपी के अंदर, इस तरह आपको याद करना है। उसके बाद में पहाड़ी है, वो ऐसे ही पता चल जाएगा, कुमायूं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, यानी उत्तराखंड और हिमाचल में बोली जाती है। जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कुमायूं और गढ़वाल जो क्षेत्र है, उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में राजस्थानी है। राजस्थानी देखिए 4 बोलियां हैं जो राजस्थानी की मूल रूप से मानी जाती है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो आपको याद रखना है ये राजस्थान की बोलियां हैं और राजस्थानी है और राजस्थान के अंदर बोली जाती है। उसके बाद में बिहारी, बिहारी की जो भाषा है, बिहारी जो भाषा है उसकी प्रमुख बोलियां हैं वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली बिहार के अंदर, मगही और भोजपुरी बिहार के अंदर, और कुछ झारखंड क्षेत्र भी है, ये ध्यान रखें। भोजपुरी यानी बिहार में, और भोजपुरी जो भाषा है वो देखिए हिंदी प्रदेश की बोलियों में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वो है भोजपुरी। यानी जो भोजपुरी भाषा है वो जो हिंदी जो भाषी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है भोजपुरी। इसको आपको कंठस्थ करना है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारा जो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।